सभी को नमस्कार। प्रिय परीक्षार्थियों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर पेरसिट श्रीनिवासराव, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर PG विभाग, उच्च शिक्षा शोध संस्थान विजयवाड़ा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभा द्वारा संचालित परीक्षाओं में विशारद पूर्वार्ध की परीक्षा नवीन गद्य चयनिका भाग 2 के अंतर्गत आज मैं आपके सामने संस्कृति नामक एक विधा को लेकर उपस्थित हूँ। विषय सूची के अंतर्गत संस्कृति के इस विधा के अंतर्गत नई संस्कृति की ओर रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो पाठ लिखा गया उसको परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको समझाने के लिए प्रयास करूंगा। प्रिय परीक्षार्थी, प्रिय छात्र, सबसे पहले आप इस शब्द को समझने के लिए थोड़ा सा कष्ट कीजिए। संस्कृति माने क्या है? जो अंग्रेजी भाषा में हम सभी कहते हैं कि कल्चर मीन्स व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर। जैसे कि आम जनता के बीच में क्या यही है आपकी संस्कृति? और यहाँ दो शब्द हमारे सामने है, एक सभ्यता है और एक संस्कृति है। सभ्यता मानव के द्वारा जो है निर्मित होती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इस पद्धति को मानव ने ही निर्मित करने के कारण उसको हम कहते हैं कि सभ्यता, जो अंग्रेजी भाषा में सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन संस्कृति माने मानव कौन है और सभ्य इस समाज में मनुष्य के रीति रिवाज और इसकी सभ्यता और खान पान, वेशभूषा आदि का सामूहिक रूप ही जो है संस्कृति कहा जाता है। इस विधा के अंतर्गत प्रिय परीक्षार्थी, विशारद पूर्वार्ध नवीन गद्य चयनिका भाग 2 के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो पाठ लिखा गया है, इसका शीर्षक है नई संस्कृति की ओर। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बिहार के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हिंदी के एक महाकवि का उनके बारे में कथन है। एक महान कवि रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में इस प्रकार कहते हैं कि आपकी लेखनी क्या है? जादू की छड़ी है। दरअसल शैली और भाषा दोनों दृष्टियों से बेनीपुरी की रचनाएं बेमिसाल है। बेमिसाल माने अंग्रेजी में यूनिक कहते हैं, विशिष्ट है। नाटक, स्केच, कहानी, निबंध, गद्य काव्य आदि किसी भी विषय को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। कहा जाता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। आप जनता और धरती के सच्चे कलाकार थे। राजनीति के आप सक्रिय कार्यकर्ता थे, किंतु साहित्य में राजनीतिक दलबंदी से भरसक दूर रहे थे। राजनीति से भी जुड़ा रहा, लेकिन साहित्यिक जगत में राजनीतिक दलबंदी से रामवृक्ष बेनीपुरी जी दूर रहे थे। नई संस्कृति की ओर में लेखक ने सर्वथा नवीन दृष्टि से मानव की सामाजिक सांस्कृतिक समस्या पर विचार किया है। नई सामाजिक व्यवस्था में गेहूं और गुलाब दोनों का स्थान रहेगा। गेहूं अगर अर्थनीति, राजनीति का प्रतीक है, मेटाफर है, तो गुलाब संस्कृति का। गेहूं तक आदमी और जानवर में भेद नहीं, गुलाब के कारण ही आदमी बन पाया है। आज इस सांस्कृतिक संकट की चर्चा आम बात तो हो गई है और सभी इस संकट का सामना कर रहे हैं। और यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी जी इस संकट के दौर में हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी के बीच जो है एक अंतर तो है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे समय में इस प्रकार नहीं था, आज आधुनिक काल के कारण इस प्रकार हो रहा है। इस प्रकार हम जो है वाक्य सुनते रहते हैं।
लेकिन कभी भी जो है समाज में परिस्थितियों का प्रभाव पड़ने के कारण विचार में भी अंतर आता है और उसका असर जो है समाज पर पड़ने से समाज को ही दिखाने की चेष्टा करता है साहित्य और समाज दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। इसलिए हिंदुस्तान कहा जाता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी इस नई संस्कृति की ओर नामक इस पाठ के अंतर्गत कहते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान का ध्यान एक नए समाज के निर्माण की ओर केंद्रित हो रहा है। यह नया समाज कैसा हो, उसका मूल आधार कैसा हो, उसका विकास किस प्रकार किया जाए, हिंदुस्तान का हर देशभक्त इन प्रश्नों पर सोच विचार कर रहा है। समाज को अगर एक वृक्ष मान लिया जाए तो अर्थनीति उसकी जड़ है, मूल है, राजनीति आधार है, बेस है, विज्ञान आदि उसके तने है, शाखाएं है, और संस्कृति उसके फूल है। इसलिए नए समाज की अर्थनीति या राजनीति आदि पर हमें ध्यान देना ही नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति की ओर सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि मूल और तने की सार्थकता तो उसके फूल में ही है। इसलिए हम पहले भी मैंने कहा था, संस्कृति मीन्स, कल्चर मीन्स व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर। हम जो खान पान माने जो खाना खाते हैं उससे पता चलता है कि ये फलाना प्रांत के है, और जो वेशभूषा हमारी भाषा से और हमारे पहनाव से जो है पता चलता है कि ये फलाना राज्य के है। सो इसका अर्थ यह है कि हमारी संस्कृति माने इसके अंतर्गत खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्योहार, रीति रिवाज आदि का सामूहिक रूप ही जो है संस्कृति है। लगभग 200 साल अंग्रेजी शासक भारत देश को शासन करने के उपरांत जब स्वतंत्र हो गए हम सभी, लेकिन भाषा के रूप से जो है हम गुलाम रहने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हिंदुस्तान का ध्यान जो है, बुद्धिजीवियों का ध्यान और मेधावी का ध्यान और राजनीति के कार्यकर्ता या तो राजनेता का ध्यान भी जो है एक नए समाज के निर्माण की ओर केंद्रित हो रहा है। नया समाज कैसा होना चाहिए और इसका आधार क्या है, इन तमाम विषयों पर जो है नायक नेतागण जो है और बुद्धिजीवी ध्यान देना आरंभ किया था। इसलिए अभी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा था, इसके लिए सबसे पहले अर्थनीति, इकोनॉमिक्स जो है एक जड़ है, एक मूल है, और इसका आधार बेस जो है राजनीति होने से विज्ञान साइंस जो है तने है और संस्कृति जो है फूल है। हम जड़ नहीं देखते हैं और इसका आधार नहीं देखते हैं और इसकी शाखाएं नहीं देखते हैं, लेकिन खिलने के उपरांत हम फूल को ही देखते हैं। इसलिए इसका प्रतीक, संस्कृति का प्रतीक जो है फूल के रूप में उन्होंने दिखाया था रामवृक्ष बेनीपुरी जी। हम फूल जो संस्कृति के लिए प्रतीक होने से इन तीनों का संबंध जो है अर्थनीति, राजनीति और ये विज्ञान, ये तीनों विषय जो है इसका संबंध परस्पर घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए। अलग अलग कभी भी हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर होने से किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज के विकास के लिए सभ्यता से संबंध रखने वाले संस्कृति के निर्माण, एक नई संस्कृति की ओर जो है हम प्रस्थान कर सकते हैं। इस विषय को लेकर जो है हमारे लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी नई संस्कृति की ओर नामक इस संस्कृति विधा के अंतर्गत इस पाठ को उन्होंने लिखा था। इसमें भी जो है आप पाठ का सारांश भी देना पड़ता है, और अगर उद्धरण सप्रसंग व्याख्या के लिए पूछने से आप वहाँ भी जो है उत्तर देना आवश्यक है नई संस्कृति की ओर। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ, समझाने के लिए प्रयास करूँगा।
आदमी सिर्फ चारा या दाना खाने वाला जानवर नहीं है। आदमी माने तेलुगु भाषा में भी प्रमुख कवि गुरजाड़ अप्पाराव ने उन्होंने एक कविता में कहता है कि देशमंटे मट्टी कादो देशमंटे मनुष्यलोय। मानव माने या देश माने मात्र, देश माने मात्र मानव ही नहीं, मानव है माटी नहीं है। देशमंटे मनुष्यलोय, मनुष्य माने ये मनुष्य क्या करेगा? आदमी सिर्फ चारा या दाना खाने वाला जानवर नहीं है। जानवर की तरह जानवर भी खाता है और आदमी भी खाता है। गेहूं तक आदमी और जानवर में भेद नहीं, माने खाना जो विषय है वहाँ गेहूं या राइस जो भी हो, खाना खाने तक आदमी और जानवर में फर्क नहीं है, भेद नहीं है। गुलाब के कारण ही आदमी आदमी बन पाया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने नई संस्कृति की ओर नामक इस पाठ में गुलाब जो फूल है संस्कृति से उन्होंने जोड़कर उन्होंने दिखाया। गुलाब फूल जो है संस्कृति जैसा है। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा था, हम आधार क्या है, जड़ क्या है, ये सभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। फूल कैसा है इसी पर हम ध्यान देते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम गेहूं तक आदमी और मानव में, जानवर में भेद नहीं है, लेकिन गुलाब के कारण माने मनुष्य की संस्कृति के कारण ही आदमी आदमी बन पाया है। अगर संस्कृति ठीक नहीं है, आदमी और जानवर में अंतर नहीं है, अगर संस्कृति फूल की तरह सुंदर है, तभी आदमी आदमी बन जाता है, उसमें मनुष्य में मनुष्यता है। ये पंक्तियां हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नई संस्कृति की ओर नामक पाठ से ली गई हैं। इस लेख में उन्होंने, किस लेख में? नई संस्कृति की ओर नामक इस पाठ में राष्ट्र और समाज के जीवन में संस्कृति के स्थान और उसकी आवश्यकता को उन्होंने रेखांकित किया है। संस्कृति ही आदमी और जानवर में भेद करने वाला तत्व है। इस बात को समझाने के लिए वे गेहूं और गुलाब का सटीक उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व राजनीति की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी आंखें पथरा गई है, इसलिए हम आज़ादी मिलने के बाद भी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक योजनाएं भी बना रहे हैं। अर्थनीति और राजनीति गेहूं से जुड़ी हुई है। गेहूं पर हमारा ध्यान इतना अधिक है कि हम गुलाब को देख नहीं पाते, अर्थात संस्कृति की ओर हमारा ध्यान नहीं है। हमेशा हम जो है रोटी 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 के लिए ही जो है झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, इस प्रकार बातें करते रहते हैं, लेकिन संस्कृति की ओर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। संस्कृति के कारण ही मानव के रूप में बन पाता है। इस विषय को उन्होंने इस नई संस्कृति की ओर नामक इस पाठ में इन वाक्यों से उन्होंने समझाने के लिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी हमें पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया था। इसलिए कहते हैं कि इसी संदर्भ में बेनीपुरी जी गुलाब के महत्व को रेखांकित करते हैं। उनका कहना है कि गेहूं पर इतना ज़्यादा ध्यान देने के लिए आदमी चारा या दाना खाने वाला जानवर नहीं है। हमें संस्कृति रूपी गुलाब की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुलाब ही आदमी और जानवर में भेद करता है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। प्रिय परीक्षार्थी, इस प्रकार इस पाठ को आप एक एक वाक्य में रामवृक्ष बेनीपुरी जी जिस प्रकार संस्कृति, नई संस्कृति की ओर नामक इस पाठ में उन्होंने जो कहा था, इस प्रकार अगर आप परीक्षा में भी उद्धरण संदर्भ सहित व्याख्या के लिए पूछने से आप इस प्रकार पहले लेखक का परिचय और उसके बाद उन वाक्यों को, उस उद्धरण को सब प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आप प्रयास करने से अवश्य आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। और उसी प्रकार जो है इस विशारद पूर्वार्ध के नवीन गद्य चयनिका भाग 2 के अंतर्गत जीवनी में भी जो है एक जीवनी है, प्रमुख कथाकार की जीवनी प्रेमचंद की जीवनी भी है। और यात्रा संस्मरण के अंतर्गत
घुमक्कड़ जिज्ञासा जो राहुल सांकृत्यायन, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वहाँ उस प्रदेश की विशिष्टता क्या है और उस प्रदेश की संस्कृति क्या है, इन विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं। साहित्य के द्वारा ही हमें पता चलेगा। इसलिए यात्रा संस्मरण भी विषय सूची में है। राहुल सांकृत्यायन ने जो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक इस संस्मरण को उन्होंने लिखा था, वो भी पढ़ना आवश्यक है। और निबंध के अंतर्गत राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित बापू के कदमों में और कमलेश्वर द्वारा लिखित गर्मियों के दिन नामक 2 निबंध है। उसमें एक निबंध जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रमुख गांधीवादी, इस राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित बापू के कदमों में नामक इस निबंध को मैं परीक्षा की दृष्टि से आपको समझाने के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की राजनीतिक सेवाओं से सभी परिचित है। उच्च कोटि के त्यागी नेता होने के साथ ही वे अच्छे विद्वान और लेखक थे, कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने काम किया था। बापू के कदमों में, गांधी जी की देन, खंडित भारत आदि और भी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और एक उत्तम कृति है उनकी आत्मकथा है। भाषा का शिष्ट और प्रांजल रूप उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। शैली भी उनकी अपनी अलग विशिष्टता लिए हुए हैं। राष्ट्रपिता बापू के वे शुरू से ही फॉलोअर रहे हैं, अनुगामी रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और आदर्श की छाप उन पर बहुत गहरी पड़ी है। उनके सच्चे अनुयायियों में उनका स्थान सर्वोपरि है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जैसा सरल, त्यागी और विद्वान व्यक्ति गांधी जी के व्यक्तित्व से किस प्रकार प्रभावित हुआ, और निश्चित ही जो है पाठकों के लिए, छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत उत्सुकता का विषय है। और ये मिमायर जो संस्मरण है, ये संस्मरण निबंध के रूप में, एस्से के रूप में यहाँ प्रेषित किया गया है। गांधी जी के जीवन और विचारों का नया पहलू हमारे सामने इस पाठ में खोलता है। मूल पाठ इस प्रकार है, जिसे हम जीवन और मृत्यु कहते हैं, उसमें महात्मा गांधी कोई भेद नहीं मानते थे। देखिए, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी जी महात्मा बन गया है। आइंस्टीन नामक एक प्रमुख साइंटिस्ट भी जो है कीर्ति गुणगान किया था गांधी जी को। इस वाक्य सुनिए, जिसे हम जीवन और मृत्यु कहते हैं। हमारे लिए बहुत डर है कि कब हम मरेंगे, कब हम मरेंगे। हमेशा हम जो है जीवन जीने के लिए ही जीते रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी के लिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। आत्मा अमर है और शरीर बदल सकता है, तथा मृत्यु से केवल शरीर ही छूटता है। इसलिए वह कहा करते थे कि मनुष्य को मृत्यु का आलिंगन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गोली लगने के कुछ दिन पहले प्रार्थना के समय जिन लोगों ने गोली मारी, उन्हीं में से कुछ ने एक विस्फोट पदार्थ का धड़ाका किया था। उसी दिन उनकी तैयारी थी कि महात्मा जी की हत्या कर डाले, पर प्रार्थना में महात्मा जी के ध्यानावस्थित रहने के कारण जो गड़बड़ी हो सकती थी नहीं हुई। उनकी उस दिन की तैयारी निष्फल गई। शायद महात्मा जी को आभास मिल गया था कि उनकी हत्या पर कुछ लोग तुले हुए हैं। इसकी परवाह उन्होंने नहीं की। जो मामूली प्रबंध हिफाजत का किया जा सकता था, अर्थात प्रार्थना में आने वाले लोगों की तलाशी करके देख लेना कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है, वह भी उन्होंने नहीं करने दिया। आज हम जो है छोटे मोटे नायक भी जो है पीछे बहुत सिक्योरिटी या प्राइवेट सिक्योरिटी, सेलिब्रिटीज़ भी जो है वेतन देकर फाइटर्स आदि को सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हैं। पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, इसलिए वो महात्मा बन गया। अगर तलाशी करने के लिए भी जो है, अगर कोई हथियार है तो है या क्या नहीं, इस प्रकार तलाशी के लिए भी गांधी जी मना करते थे। इसलिए हे राम का ही उच्चारण गोली लगने पर ही मुख से निकला। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इस प्रकार
महात्मा गांधी जी के कदमों नामक इस निबंध में, बापू के कदमों नामक इस निबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने अनुभव अनुयायी के रूप में गांधी जी को जिन्होंने जो देखा था, उन्होंने इस निबंध को उन्होंने लिखा। आप बहुत ऐसे निबंधों को पढ़ने से विद्यार्थी जीवन में एक प्रेरणा तो अवश्य मिलेगी आप लोगों के लिए। यहाँ इसमें एक उदाहरण आपको परीक्षा की दृष्टि से समझाने के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, सुनिए। अब समय आ गया था जब सारा संसार उनकी वाणी को समझता और सत्य अहिंसा के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए उसे आमंत्रित किया जा सकता। देखिए, इन वाक्यों से हमें पता चलेगा अब समय आ गया था। क्या समय आ गया था? ये यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी इस बापू के कदमों में नामक इस निबंध के द्वारा समझाने के लिए प्रयास कर रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक इन पंक्तियों को पढ़ने से समझ में आएगा। ये पंक्तियां जो है प्रथम राष्ट्रपति श्रेष्ठ लेखक राजेंद्र प्रसाद के निबंध बापू के कदमों में से भी ली गई हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि सत्य और अहिंसा के पुजारी होने के नाते गांधी जी के मन में भय नामक कोई चीज नहीं थी। इसलिए उनके लिए जन्म और मृत्यु के बीच अंतर नहीं है। वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। उनका कहना था कि केवल शरीर चला जाता है, आत्मा अमर है। हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए वे संघर्ष करते रहे। इसी बीच गोली मारकर उनकी हत्या की गई। जो मुसलमान उन्हें अपना शत्रु मानते थे, उनकी मृत्यु के बाद समझ गए कि गांधी जी से बढ़कर उनका हितैषी और कोई नहीं है। अतः समय आ गया था कि लोग उनकी वाणी सुनकर समझ सकते थे। इसके लिए बापूजी को बुलाया जा सकता था। संसार को बापूजी की उपस्थिति भी की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब वे हमारे बीच में नहीं रहे। मगर आश्वासन की बात यह है कि निधन के बाद भी उनकी आत्मा काम कर रही ही है। अब ऐसा लगता है भगवान की भी यही इच्छा है कि आत्मा से बात करे। इसलिए यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। जो कार्य हम करते हैं वही कार्य जो है समाज में हमारे लिए एक स्थान दिलाने वाले हैं। इसलिए प्रिय छात्र और परीक्षार्थी, गांधी जी के बारे में बापू के कदमों में नामक इस निबंध पढ़ने के उपरांत अगर गांधी जी को समझना है, इस प्रकार के निबंधों को पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित इस निबंध पढ़ने से हमें यही बात समझ में आता है कि बापू जी को हमेशा हर पीढ़ी के व्यक्ति जो है एक प्रेरणा के रूप में लेना परम आवश्यक है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि प्रिय परीक्षार्थी और प्रिय छात्र, आगामी विशारद पूर्वार्ध नवीन गद्य चयनिका भाग 2 की परीक्षा के लिए आपकी तैयारी अगर इसी प्रकार जो है इस विश्लेषण के आधार पर जो है सप्रसंग व्याख्या और पाठ सारांश आदि के लिए आपकी तैयारी जो है हास्य कथा, कहानियाँ, जीवनी, संस्कृति, यात्रा संस्मरण, निबंध, संस्मरण, एकांकी लेख नामक इन गद्य विधाओं के अंतर्गत जो विषय सूची में दी गई पाठों को पाठ सारांश के लिए तथा सप्रसंग व्याख्या के लिए अगर आपकी तैयारी जो है इसके आधार पर करने से अवश्य ही आप लोग जो है विशारद पूर्वार्ध नवीन गद्य चयनिका भाग 2 की परीक्षा में अच्छा नंबर, अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके लिए जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की ओर से, पीजी विभाग की ओर से भी शुभकामनाएं देते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर पेरसिट्टी श्रीनिवास राव, जय हिंद, जय हिंदी। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और
उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।